लिखेंगे इतिहास का लेखन कैसे। हम जब इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें पहले समझ होनी चाहिए कि वास्तव में ये लिखा कैसे गया। और मैं एक विषय की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप उसे माने ही क्यों, क्या आधार है उसका, किस प्रकार के इतिहासकार होते हैं, क्योंकि इतिहास पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, कोई भी आपको बुद्धू बना करके निकल जाएगा। एक तो मैंने आपको बता दिया, एक क्या है कि इतिहास हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को, हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे राज्य के स्ट्रक्चर को जानने का क्या है, एक माध्यम भी है। ठीक है, आदि के बारे में निष्कर्ष निकालता है। तो इससे पता चलता है, तो ये जो पूर्वाग्रह है इससे इतिहासकार ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति ग्रसित है। तो ये बनते हैं शिक्षण संस्थाओं के द्वारा, जाति, लिंग, वर्ग, देश, धर्म, इनके द्वारा। समझ गए आप। अगर कोई करता है अपने आप को इतिहासकार कहता है तो उसकी टिप्पणी को किस प्रकार से लेना है, किस प्रकार से लेना है। पहला लिखेंगे आप आधार क्या है। पहला आप क्या सोचेंगे, आधार क्या है इसका। एक ऐसी जानकारी नहीं है जिसे अपरिवर्तित रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपा जाए, अपरिवर्तित रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करा जाए, सौंपा जाए। क्या हम इतिहास को ऐसा मानते हैं। क्यों लिखी जाती है, ताकि हम ये बता सकें उस देश के बुद्धिजीवी वर्ग को कोई हम ऐसे नहीं थे, उनकी मंशा ये नहीं थी, आप हमें गलत ना लें। आज अगर हम आ रहे हैं तो हमारे लिए अपने बाजार खोल दें। बायस्ड है, लेकिन आने वाले समय में जब कहा है कि इतिहास को पुनः लिखा जाएगा तो हो सकता है कि ये मेन स्ट्रीम में आ जाए। समझ गए आप। और फ्रेंड्स, अब हम यहां से देखेंगे उपनिवेशवाद उपागम क्या है, उपनिवेशवादी उपागम क्या है, और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी थॉट किस प्रकार से होनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। और यहाँ से हम ये यूनिट, इसका फर्स्ट यूनिट होगा, पहला ही लेक्चर है इसका। तो इसमें हमने थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज ये किया है कि अब हम जो भी विषय ले रहे हैं उनको हम कई सारी यूनिट करेंगे उसकी, यानी कि कई सारी यूनिट करते हुए जाएंगे। और जब हमें लगेगा कि नहीं अभी ज़्यादा टाइम हो गया है और अब हमें विषय चेंज करना चाहिए, थोड़ा सा अलग टेस्ट होना चाहिए, है ना, तो हम फिर क्या करेंगे, कोई अन्य विषय प्रारंभ करेंगे। और इसके बाद का जो विषय है वो है पॉलिटी। और फिर इसी तरीक़ा से पॉलिटी में हम 4-5 यूनिट करेंगे। और फिर उसके बाद में अगर थोड़ी बोरियत होती है तो या तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री प्रारंभ कर देंगे, या फिर हो सकता है कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी वो प्रारंभ करते हैं। तो इस तरीक़ा से मेरी ये स्ट्रेटजी। और ये जो 3 विषय हैं मैं वही विषय उठा रहा हूँ जो हमने पीछे भी देखा अपने, जैसे कि हमने एनवायरनमेंट किया है तो उसका 1 यूनिट हुआ है, तो वो मैं बीच में ले लूँगा, 1-2 यूनिट, 1 यूनिट या 2 यूनिट उसका करा दिया। फिर इसी तरीक़ा से ज्योग्राफी हमने इंडियन ज्योग्राफी किया है तो 1 यूनिट उसका हुआ है। तो हो सकता है कि जैसे ही हमें विषय को चेंज करना होगा, विषय का बदलना होगा, क्योंकि लंबे समय तक एक विषय हम पढ़ते रहते हैं तो उससे बोरियत महसूस होने लगती है। क्योंकि यूपीएससी का जो जर्नी है वो थोड़ा लॉन्ग है, तो इसमें हमें थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीक़ा से चलना पड़ेगा कि विषय बार बार हम चेंज करते रहें। 10-15-20 लेक्चर आपने ले लिया है, 1-2 यूनिट हो गया है, फिर उसके बाद हम विषय चेंज करते हैं और फिर इसी के बाद साथ में हम उसका भी इसी प्रकार से करें। तो हम कई सारे विषय, क्योंकि 1-1 यूनिट मैंने करा दिया है, और अब हम जो कि आपको पता है कि प्रीलिम्स प्लस मेंस और पूरी एक स्ट्रेटजी लेकर के यूपीएससी की चल रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में जो भी मैंने बच्चों से पूछा था उसमें कई सारे मैसेज आए, लोगों ने सुझाव दिए, कुछ लोगों ने सुझाव नहीं भी दिए। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि जो चल रहा है ठीक है भाई चलने दो, ठीक है, इस तरीका का जो रवैया है कि ठीक है और लोग कर देंगे मैसेज, मैं क्या करूँ, मैं क्यों अपनी उंगलियों को कष्ट दूँ, इस टाइप की जो मेंटलिटी है वो भी देखी गई। इस जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको विशेष बोला था कि आपको कमेंट करने हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने किए और बहुत से लोगों ने नहीं भी किए। ठीक है, तो मैंने यही निर्णय लिया है कि अधिकतर जो कमेंट आए थे यही थे कि कोई नहीं सर आप पीडीएफ मत दीजिए और लेंथी भी लेक्चर चलेंगे, ऐसा कोई नहीं है, कंटिन्यू रखना है और आपको, और जो प्रीलिम्स फोकस विषय है पहले वो हमें करने हैं। और यही मेरी भी मानसिकता थी कि हम कराएंगे तो दोनों को, यानी कि प्रीलिम्स प्लस मेंस, लेकिन पहले वो विषय हम कराएंगे जो प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। कुछ ऐसे विषय हैं जो कि सिर्फ मेंस में आते हैं, जैसे कि आपको पता है एक तो जैसे सोशल इश्यूज है ना, वो आपको ज़्यादातर आपको मेंस में मिलेगा। उसी तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री वो भी आपको कहाँ मिलेगा,
वो भी आपको मेंस के अंदर मिलेगा। एथिक्स ये कहाँ है, ये पूरी तरीके से मेंस में आपको मिलेगा। इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये जो विषय है वो अधिकतर उनका जो पार्ट है 90% पार्ट जो है वो मेंस के अंदर है। तो हमने ये सोचा है कि पहले हम प्रीलिम्स को एक सिक्योर कर लें कि भाई अगर आप 50-60 प्रश्न सही करने की पोजीशन में आ जाएं, ऐसे विषय हैं जो कि साइंस एंड टेक है, जिसमें साइंस भी आ जाएगा और साइंस एंड टेक हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा, एनवायरनमेंट हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, और हिस्ट्री के जो खासकर तीनों पार्ट्स हैं, जिसमें आपको आर्ट एंड कल्चर भी हो, मेडिवल हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, एंशिएंट हिस्ट्री हो, ये सारे, तो ये हम पहले, और इकोनॉमिक्स, तो ये हम पहले करने वाले हैं। तो इसे लेकर के हम चलेंगे। तो हम आज प्रारंभ कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, और क्योंकि ये इतिहास का पहला यूनिट है तो मुझे थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा कि हम इतिहास जो यूपीएससी है वो पढ़ाती क्यों है। यूपीएससी हो या फिर और भी गवर्नमेंट एग्जाम है, आखिर भारत सरकार ने ऐसा क्यों सोचा है कि हमें हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए बच्चों को, चाहे वो कोई भी हिस्ट्री हो, चाहे मेडिवल हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट हो, या एंशिएंट हिस्ट्री हो, आखिर हम पढ़ते ही क्यों है, यूपीएससी में इसकी उपयोगिता क्या है, अगर हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स, इतिहास जो है वो जानने का जो मकसद है वो है, एक तो अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात करते हैं, टोटल मैं अभी बात नहीं करूँ क्योंकि अलग अलग जो पार्ट है उनका एक अलग अलग ध्येय है, लेकिन एक कॉमन जो है वो है इतिहास से लर्न करना। यानी कि लर्न क्या करना, कि जो लोग पहले गलती कर चुके हैं या जो लोग पहले अच्छे कार्य कर चुके हैं उनसे सीख लेना, और अगर वो गलती कर चुके हैं तो उनको अवॉइड करना, नेक्स्ट टाइम वो ना हो, तो नेक्स्ट टाइम वो हमसे ना हो, इस तरीका की जो गलतियों को हम ना दोहराएं। इसलिए आपको इतिहास का एक जो मैंने आपको कॉमन बताया है, जो आम मानव के जो जहन में आना चाहिए कि हम इतिहास पढ़ते ही क्यों हैं और इतिहास ये लगाया ही क्यों है। तो इतिहास पढ़ाने का मतलब इतिहास से कुछ ऐसा नहीं है कि कोई रिसर्च करेंगे, नहीं, इतिहास से आप ये सीखें जो मॉडर्न हिस्ट्री है। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो आप इसके अंदर देखेंगे कि किस तरीक़ा से जो मुग़ल है, हम वहीं से प्रारंभ करने वाले हैं, मुग़ल्स का जो पतन है किस प्रकार से हुआ, और फिर उसके बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ पे आई, और धीरे धीरे वो कंपनी की स्थान को छोड़ करके किस तरीक़ा से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करती है और भारत को धीरे धीरे से ही कैप्चर कर लेती है। किसके कारण से, क्यों ऐसा कर पाती है, क्योंकि अगर यहाँ के जो राजा थे उनके अंदर यूनिटी होती, नेशनलिज्म उनके अंदर होता, अगर उन्हें ये होता कि जो ये राष्ट्र हमारा है, ये लोग क्या हैं, फॉरेन है, बाहर के लोग हैं, ये हमें लड़ा रहे हैं, या इस तरीके की समझ होती, अगर उन्होंने वास्तव में इतिहास सही से समझा हुआ होता पहले, उसके पहले भी, तो क्या वो ऐसा कर पाते, नहीं कर पाते। उन्हें एक सीख मिलती कि ये एक पुरानी टैक्टिक्स रही है कि पहले इन्हें आपस में लड़ाना है और उसके बाद में फिर हमें क्या करना है, फिर जो बच जाते हैं उनको धीरे धीरे से यहाँ हटा देना है। ठीक है, तो ये एक टेक्निक है जो कि आज भी चल रही है, और पीछे भी लोग इसे लगाते रहे कि पहले जो मजबूत है उन्हें लड़ाओ, और जब उनमें से जो मजबूत है वो जो हार जाएगा, एक मजबूत का मतलब मैं कह रहा हूँ कि जिनकी आइडियोलॉजी सेम है, यानी कि वो या तो धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, जातिगत रूप से, किसी भी तरीका से, या फिर हो सकता है कि वो एक क्षेत्र की, जिसे हम क्षेत्रवाद बोलते हैं, क्षेत्र के रूप से भी समान, अगर उनमें समानता है, जो किसी एक मुद्दे पर आकर के लड़ सकते हैं, पहले उनको खत्म करना, उनमें कम से कम संख्या बचना, और जब कम संख्या बचेगी तो जो बचे हुए हैं फिर हम उन पर एक क्या करेंगे, अटैक करेंगे और उन्हें खत्म कर देंगे। इस तरीका से ये जो टैक्टिक्स रही हैं ये ऑलरेडी रही हैं। तो इतिहास जो पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, मैंने आपको ये बताया है। और जैसे ही फिर आपको देखा ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीका से पूरे वर्ल्ड को किस तरीका से, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ल्ड में आती है, खासकर अफ्रीका और एशिया की कंट्रीज में, और उनको जो है कॉलोनी बनाना प्रारंभ कर देती हैं, और उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको जो है उत्खनन करती हैं और अपने यूज में लेती हैं, खुद पैसा बनाती हैं, और यहाँ के जो नागरिक हैं उनके जो अधिकार हैं उनको भी समाप्त करना प्रारंभ कर देती, पूरी तरीका से उनको एक स्लेव की तरीका से। आपको स्लेव ट्रेड भी हम पढ़ाएंगे इसमें, उससे भी प्रश्न मेंस में आया हुआ है यूपीएससी में। तो आप अब ये देखेंगे कि वो किस प्रकार से जो कंपनी है विदेशों से आती है, और वो जो देश है उनके अंदर किस तरीके से जो फूट थी आपस के जो मतभेद थे उनका फायदा उठा करके उन्हें धीरे धीरे से खत्म करती है। और फिर किस प्रकार से आप देखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका किस तरीका से खत्म होती है वो, और पूरे वर्ल्ड से जो है वो जो उपनिवेशवाद था जिसे हम कॉलोनियलिज्म बोलते हैं वो किस तरीका से खत्म होता है।
इस प्रकार से। और अब आप फिर ये देखते हैं कि एक कॉलोनियलिज्म जो है वो जो फिजिकल जो दिखता था वो खत्म हो गया है, लेकिन आज जो एक नई तरीका की जो कॉलोनी है, क्यों? क्योंकि हमारी आदत कभी जाती नहीं है। जो वेस्ट की मानसिकता थी वो थी गुलाम बनाने की, किसी भी तरीका से गुलाम बनाया जाए। अगर अभी वो आकर के आपको एक फिजिकल गुलाम बना रहे थे, किसी देश को कैप्चर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी आदत बदली नहीं है, उन्होंने अपनी आदत कभी नहीं बदली। आज वो आपको क्या है, टेक्नोलॉजिकल, आपको तकनीकी आधार पर गुलाम बनाए हुए हैं, क्योंकि उनका जो अपना सोचने का जो स्तर है कि आज भी हम डोमिनेट करते हैं, डोमिनेंस स्थापित करने की जो मानसिकता है, समझ गए ना, वो आज भी उनमें है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं और ये हम देखते हुए चलेंगे कि किस प्रकार से ये फेज आते हैं, और फिर उसके बाद में हम आएंगे पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस की अपने भारत पर, और फिर इसी प्रकार से आईआर इंटरनेशनल रिलेशन आपस में कनेक्ट करेंगे कि फिर वो आप समझ जाएंगे कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो वास्तव में आपको मैं जब पढ़ाऊंगा तो इसी तरीका से हम पढ़ाने वाले हैं कि ताकि आप इसे कनेक्ट कर पाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे और फिर हम उसे इंटरकनेक्टेड करते हुए आपको पढ़ाएंगे। तो इसी के आधार पर आपको एक तो जो हमारे सोशल इश्यूज हैं, यानी कि सोशल इश्यूज आपको इंडिया के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है, लेकिन जो ऐसे में जिस तरीका के टॉपिक आते हैं उनसे भी आपको कनेक्ट करते हुए जाना है कि जो पूरी एशिया की जो स्ट्रक्चर है, फैमिली स्ट्रक्चर है, वो किस प्रकार से है, क्या समानताएं हैं उनमें, ठीक है। और फिर उसी तरीका से आईआर हम आपको पढ़ाएंगे कि वो सभी कॉलोनी थे, लेकिन फिर उनमें किस प्रकार से जो भारत के अड़ोस पड़ोस के जो देश हैं वो भी कॉलोनी रहे, लेकिन वो किस प्रकार से ग्रोथ किए या फिर ग्रोथ नहीं किए, वो सारे इस तरह के इशू जो है वो यूपीएससी आपसे पूछती है, तो उन पर हम देखेंगे, ठीक है, उनको एक बारीकाई से देखेंगे। उसके बाद में आप किसी भी प्रकार के यूपीएससी के द्वारा पूछे गए मेंस और प्रीलिम्स के प्रश्न के आंसर देने में सक्षम हो पाएंगे। इससे ये लेक्चर करने के बाद में आपको सिर्फ हिस्ट्री की ही नहीं बल्कि पॉलिटी की भी बराबर समझ होगी, साथ ही साथ में आपको सोशल इश्यूज की भी बराबर समझ होती चलेगी। तो मैंने जैसा कि आपको बताया है कि ये हम प्रारंभ करेंगे, और जैसे कि आपको पता है कि ये इसमें कितना यूनिट मैंने आपको बताया था, बताइए मुझे। इसमें मैंने आपको बताया था 12 यूनिट है, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का हम देखते हैं। पहले आप इसे डालेंगे कि जो आधुनिक भारत का जो इतिहास है, इसे थोड़ा बड़ा कर लें, इतिहास, आधुनिक भारत का जो इतिहास है, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हमारी कितना यूनिट है, 12 यूनिट मैंने आपको बताया था। इसके अंदर कितना यूनिट बताया था, 12 यूनिट में हम इसे लेकर के चलेंगे। और वो 12 यूनिट कौन कौन सा है, आप इसे एक बार मेरे साथ देखते हुए चलेंगे। जैसा कि पहला यूनिट आप देखेंगे, इसमें पहला यूनिट जिसके अंतर्गत हम ये सब कराने वाले हैं, तो वो पहला यूनिट है भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में दूसरा यूनिट क्या है, ये यूनिट संख्या है, यहां पे आप लिख लेंगे यूनिट नंबर, ठीक है। हाँ, तो दूसरा है आप लिखेंगे इसमें, हाँ लिखेंगे विखंडित भारत पर ब्रिटिश विजय, लिखेंगे इसमें दूसरा, विखंडित भारत पर ब्रिटिश विजय। नेक्स्ट तीसरा यूनिट क्या है, भारत में ब्रिटिश विस्तार, तीसरा है भारत में ब्रिटिश विस्तार। चौथा यूनिट क्या है, चौथा यूनिट क्या है, गवर्नर जनरल तथा उनके कार्य। उसी तरीका से पांचवी यूनिट क्या है, अब आप लिखेंगे, इसे मैं बोलता जा रहा हूं आपको, पांचवी यूनिट क्या है, क्योंकि उसी के आधार पर हम कराएंगे। पांचवी यूनिट क्या है, संवैधानिक विकास एवं ब्रिटिश राज्य की संरचना। संवैधानिक विकास और ब्रिटिश, लिखना संवैधानिक विकास और ब्रिटिश राज्य की संरचना, लिखेंगे। छठी यूनिट क्या है, छठी यूनिट लिखेंगे परिवर्तन के वाहक शिक्षा और प्रेस। परिवर्तन के वाहक शिक्षा और प्रेस लिखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे
7th यूनिट क्या है? सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, ये आप लिख लेंगे इसे, क्योंकि ये पहले पेज पे इसी के अंदर हम समेटने वाले हैं पूरा जो मॉडर्न हिस्ट्री को, ठीक है। हाँ, लिखेंगे 8वां, ब्रिटिश काल के दौरान विद्रोह, लिखेंगे ब्रिटिश काल के दौरान विद्रोह। हाँ, 9वां लिखेंगे, 9वां प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रवाद। 9वें पे लिखेंगे आप, 6 लिख लिया आपने, 7th लिख लिया, 8 लिख लिया, 9वें पे लिखेंगे प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रवाद। प्रारंभिक राष्ट्रवाद, ठीक है। हाँ, 9वां लिखेंगे प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रवाद। 10वां लिखेंगे गांधीवादी राजनीति का युग। 10वां लिखेंगे गांधीवादी राजनीति का युग। और 11वां लिखेंगे, 11वां लिखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के अन्य पक्ष। राष्ट्रीय आंदोलन के अन्य पक्ष, ठीक है। और 12वां लिखेंगे, 12वां लिखेंगे भारत में श्रमिक संघ आंदोलन। भारत में श्रमिक संघ आंदोलन। हाँ, 12वां लिखेंगे भारत में श्रमिक संघ आंदोलन। तो 13वां और लिखेंगे, लिखेंगे 13वां सांप्रदायिकता का विकास। सांप्रदायिकता का विकास, ये 13 कर लेंगे इसे भी। 13वां लिखेंगे ठीक है, सांप्रदायिकता का विकास। ये हमारी 13 यूनिट इसके अंदर हो गया है, ठीक है। और मैंने जैसे आपको बताया है +-2 लेकर के हम चलेंगे। 2 यूनिट इसमें घट सकती हैं या 2 यूनिट इसमें बढ़ सकती हैं। तो मिनिमम आपको 11 और मैक्सिमम आपको 15 ये हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो +-2 लेकर के हम चलेंगे। तो इन यूनिट्स के अंदर आपका हम मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर देंगे पूरी तरीका से, इंटीग्रेटेड करके मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसके इतर कुछ नहीं आएगा, जितना आपको बता दिया यही है। बाकी 2-3 तारीख तक का प्रॉब्लम है जो कि कंटिन्यू नहीं आ पा रहे हैं लेक्चर, बाकी उसके बाद में लेक्चर कंटिन्यू आने वाले हैं। और जितने भी और आपके लिए जो प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं उनको आने वाले समय में आपके लिए रिवील कर देंगे। जो भी लोग इच्छुक होंगे, और इच्छुक सब होना चाहिए, आने वाले समय में उन पर लाखों करोड़ों लोग जुड़ने वाले हैं। इसका मुझे पूरी तरीक़ा से इंतजार है, और वो हम करके दिखाएंगे आने वाले 1-1.5 साल के अंदर। ये सब कुछ करके दिखाने वाले हैं, ठीक है। जब यूपीएससी में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जब तो आएंगे ना, बस खत्म हुआ। तो वही हम कर रहे हैं। यानी कि ये लेक्चर तो हम प्रारंभ करेंगे, लेकिन लेक्चर प्रारंभ करने से भी पहले हम कुछ आपसे चर्चा करेंगे जो सामान्यतः होनी चाहिए। यानी कि इतिहास का जो आप विद्यार्थी होने के नाते आपको पता होनी चाहिए कि हमें वास्तव में इतिहास सब लेकर के कैसे चलना है, हम इतिहास को किस प्रकार से हम देख सकते हैं, और इतिहास को वास्तव में समझने के लिए क्या चाहिए। तो आप लिखेंगे इतिहास का लेखन कैसे, लिखेंगे इतिहास का लेखन कैसे, इतिहास का लेखन कैसे, ठीक है। ये आप सामान्यतः डाल के चलेंगे, इसमें ऐसा नहीं कि मैं इसी वाली यूनिट में ऐसा करा रहा हूँ। ये आप सामान्य में शुरू में आप डाल लें, यूनिट वगैरह बाद में बेशक डाल लेना आप, लेकिन पहले आप लिखेंगे इतिहास का लेखन कैसे। हम जब इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें पहले समझ होनी चाहिए कि वास्तव में ये लिखा कैसे गया। और मैं एक विषय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इसी के द्वारा और भी विषय के बारे में बताऊंगा। और ये सिर्फ विषय के बारे में भी नहीं है, बल्कि जो आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पढ़ते हैं, वास्तव में पढ़ते समय जो बाबा टाइप के लोग होते हैं, जिन्हें 5-5, 10-10 साल तैयारी करते हो जाते हैं, उन्हें भी नहीं पता। और मैं जब कहता हूं आपसे कि ये जो न्यूज़पेपर एडिटोरियल ये जो लोग कराते हैं, जिसे कहते हैं वो एनालिसिस नहीं है। उसका कारण क्या है, जब ये आप समझ जाएंगे ना पूरा, तब आप बताएंगे कि वास्तव में ये कारण था उसका, कि ये न्यूज़ एनालिसिस नहीं है बल्कि ये न्यूज़ रीडिंग है। जैसा उसमें लिखा है वैसा वो आपको बता देते हैं, ये है वो। बल्कि आपको होना क्या चाहिए कि वो किस राइटर ने लिखा है, वो राइटर किस विचारधारा से प्रभावित है, ठीक है।
आपको ये चैप्टर में समझ आ जाएगा वो किस विचारधारा से प्रभावित है, और अगर वो प्रभावित है तो उसका परीक्षण किन आधारों पर किया जाना चाहिए। जो वो आर्टिकल में लिख रहा है उसके पास में क्या ये वाले आधार हैं, अगर ये आधार हैं तो सही है। ऐसा नहीं है कि वो किसी कम्युनिस्ट ने लिख दिया तो वो सही हो गया, या वो किसी राइट विंग के व्यक्ति ने लिख दिया तो वो सही हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि वो किस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है उसको या ध्यान में रखते हुए ही हमें क्या करना है, उसका विश्लेषण करना है। अब विश्लेषण इसे कहते हैं, एनालिसिस इसे कहते हैं, जब हम इन पैरामीटर्स पे उनको करते हैं जो मैं आपको आगे इसमें बताने वाला हूं। और आज क्या लोग क्या रहे हैं, मतलब न्यूज़पेपर में जैसा लिखा है उसे कॉपी पेस्ट करके एक पीपीटी बना करके कह रहे हैं कि ये है न्यूज़पेपर एनालिसिस। और कुछ तो ऐसे महारथी हैं जो सीधे ही न्यूज़पेपर से पढ़ा रहे हैं, सीधा न्यूज़पेपर से पढ़ा रहे और कह रहे न्यूज़पेपर एनालिसिस। भाई बहुत गजब के लोग हैं। कभी इसे देख करके बड़ा दुख भी होता है कि आखिर ये लोग इन्हें लेकर के कहाँ जा रहे हैं। ये 4-5 साल में लहूलुहान होने के बाद उन्हें समझ में आ जाएगा कि उन्होंने करा क्या है। तो 4-5 साल में जब उनके अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे तो ये जो शोषण करता है इनके, ये तो नए नए मुल्ला फंसाते रहेंगे, नए नए लोग यहाँ आएंगे, नए फंसाते रहेंगे, क्योंकि इनके लिए इतना सारा लोग है, जल्दी से समझ में आता नहीं है। और जो लोग खप गए वो तो खप गए, खत्म जो खत्म हो गया। तो मेरा मानना है, मैं करता हूं लोगों को जागरूक, और एक सही डायरेक्शन क्या होनी चाहिए उससे मेरा जो एथिक्स है वो ये कहता है कि तू सही डायरेक्शन बता। कोई फर्क नहीं पड़ता कितने आते हैं कितने नहीं आते, लेकिन आने वाले समय में इस चैनल पे 10 लाख से ज्यादा लोग होंगे, ये मैं लोगों तक रीच आउट करूंगा इस बात को। ठीक है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, और हम देख रहे थे कि इतिहास का लेखन कैसे होना चाहिए। अगर कोई इतिहासकार है तो आप उसे माने ही क्यों, क्या आधार है उसका, किस प्रकार के इतिहासकार होते हैं, क्योंकि इतिहास पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, कोई भी आपको बुद्धू बना करके निकल जाएगा, समझ गए ना। और प्रश्न आपको समझ में आएगा नहीं जब वो प्रश्न पूछेंगे, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, लिखेंगे इतिहास तथ्यों के आधार पर लिखा जाता है, सीधी सी बात है। देखो इतिहास का लेखन कैसे, पहली पॉइंट लिखेंगे आप, लिखते चलो थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगी। पहला लिखेंगे इतिहास कैसे लिखा जाता है, तथ्यों के आधार पर। ठीक है, लिखा जाता है। अब अगर तुम्हारे पास में तथ्य नहीं है, कोई भी व्यक्ति है अगर वो इतिहासकार बनने के लिए बोलता है, भारत में तो एक अलग प्रकार का इतिहास है, मैं आने वाले समय में बहुत कुछ कराने वाला हूं, और इसीलिए मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करने की योजना बनाई है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पर ये सब कुछ संभव नहीं है। तो आने वाले समय में आप मुझे बहुत जगह देखेंगे। ठीक है, हाँ आने वाले समय में आप बहुत सारी जगह मुझे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर देखेंगे, उसका कारण है। तो इतिहासकार यहाँ भारत में क्या है कि हर कोई व्यक्ति इतिहासकार लिख रहा है, कुछ भी है ना, हाँ कुछ भी छाप करके वो इतिहासकार बन गया। ये भारत की अलग ही टाइप का है, वो देखेंगे आने वाले समय में कि इसके ऊपर भी एक अलग है कि भारतवर्ष जो है वो किस तरीका से बना है, क्या मेंटेलिटी है। हर देश की अपनी एक मेंटेलिटी होती है। ठीक है, तो इतिहासकार होने के लिए पहले आपको क्या होती है, तथ्यों की आवश्यकता होती है। और तथ्य क्या होते हैं, झूठ नहीं बोलते। तथ्य क्या है, झूठ नहीं बोलते। तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकते हैं आप, लेकिन तथ्य झूठ नहीं बोलते। तो पहला पॉइंट क्या है, इतिहास तथ्यों के आधार पर लिखा जाता है। और दूसरा लिखेंगे इतिहासकार अपनी बुद्धि ओब्लिक तर्क, बुद्धि ओब्लिक तर्क समझ रहे हैं ना आप, बुद्धि और तर्क लिखेंगे। ये बुद्धि तर्क ये सब मैं फिलॉसफी में पढ़ाने वाला हूं, ये होते क्या हैं। ठीक है, हाँ लिखेंगे बुद्धि ओब्लिक तर्क से उन तथ्यों की व्याख्या करता है, कौन से तथ्य जो पहले में दिए गए हैं, किसके आधार पर, बुद्धि और तर्क के आधार पर। और यही जो है ये कहते हैं विश्लेषण। इसका जो तथ्य है, जो आधार है इसका, उनका अपने तर्क के आधार पर उनको एक मूर्त शकल देना, यानी कि उनमें जान डालना, यह है इतिहासकार का कार्य है ना। हाँ अगर इतिहासकार है तो लिखेंगे इसी आधार पर वह समाज संस्कृति अर्थ राज्य आदि के बारे में निष्कर्ष निकालता है। इसके आधार पर क्या करता है, वो तथ्य को क्या करता है, विश्लेषण करता है, और इसके आधार पर वह समाज संस्कृति, याद करो अब इतिहास क्यों है, एक तो मैंने आपको बता दिया। एक क्या है कि इतिहास हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को, हमारे अर्थव्यवस्था को, हमारे राज्य के स्ट्रक्चर को जानने का क्या है, एक माध्यम भी है। ठीक है, आदि के बारे में निष्कर्ष निकालता है। तो इससे पता चलता है कि
जो विजयनगर साम्राज्य था वो किस प्रकार का था, चोल साम्राज्य था वो किस प्रकार का था, गहडवाल साम्राज्य जो था वो किस प्रकार का था, मुगल साम्राज्य जो था वो किस प्रकार का था, राजपूताना साम्राज्य जो ये इनके बारे में आपको बताएगा, उनकी संस्कृति के बारे में बताएगा, उनके समाज की व्यवस्था के बारे में बताएगा कि उस टाइप का जो समाज था वो कैसा था, पूर्णतः सेकुलर था या फिर एक रिलीजियस टाइप का समाज था, या था किस प्रकार का। समझ गए आप? हाँ, लिखेंगे इतिहासकार विभिन्न तरह के, लिखेंगे ये पॉइंट बहुत मस्त है, इसे ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत मस्त है और यहीं से आपको पता चलेगा कि जो न्यूज़पेपर एनालिसिस और न्यूज़पेपर कॉलम लिखने वाले लोग हैं उनका यहां से आपको पता चलेगा कि क्या सोचना है आपको। लिखेंगे ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, इसे लिखना आप। इतिहासकार विभिन्न तरह के पूर्वाग्रहों से, पूर्वाग्रह अजम्पशन, हाँ वो पूर्वाग्रह है उनका, हाँ मोनोटोनस, हाँ लिखेंगे पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होते हैं, पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होते हैं जो उनके देश कौमा धर्म, कौमा जाति, लिंग, वर्ग, रुचि, अरुचि, शिक्षण संस्थान आदि के सहयोग से बनते हैं। याद रखना इस बात को। ये पॉइंट मैंने आपको ये वाला जो पॉइंट है इसका जो सिलेबस दिया गया है चौथे पेपर में, और मैंने वहाँ बताया था व्यक्ति की जो मूल्य जो होते हैं उनको निर्धारित करने में परिवार और शिक्षण संस्था और समाज की भूमिका। तो ये जो समाज की भूमिका है यानी कि जो व्यक्ति है उसके जो पूर्वाग्रह है, यानी कि अगर वो मान के चलता है कि जो वो कह रहा है वही सत्य है, जो उसकी आइडियोलॉजी है वही सही है, जो वो मानता है वही सही है, बाकी सब क्या है, गलत है, तो ये क्या है, पूर्वाग्रह है, ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है। यानी कि बिना किसी तथ्य के आधार पर ही ये सब कहना। अगर कोई व्यक्ति है, मैंने अब आपको देखो कोई इतिहासकार है यार, ये इतिहासकार पे ही नहीं, मैं ये तो मैंने आपको क्योंकि इतिहास पढ़ा रहा हूं इसलिए इतिहास लिखा दिया है, वाकई आप इसे लागू कर सकते हैं सभी पर, हर व्यक्ति, एवरी एंड ईच पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति इससे ग्रसित है। यानी कि कहीं ना कहीं उसके मन में कोई 80%, कोई 100%, कोई 20%, कोई 10%। अगर आप मन मानते हैं ये मन है, तो मन का या तो इतना सा कोना, ये वाला कोना जो मैंने आपको बताया है, या हो सकता है इतना सारा कोना, ये जो ये आपको यहाँ बताया है, या हो सकता है कि ये पूरा कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित है। समझ गए आप? पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि ये ऐसा है तो फिर वैसा है, मैं ही सही हूं, मेरी ही पद्धति सही है, और जो दूसरे लोग हैं मुझसे अन्य हैं उनकी पद्धति गलत है, ये पूर्वाग्रह है। अगर आप कोई कॉलम पढ़ते हैं वहां पर आप हो सकता है, क्योंकि अगर आप तथ्यों का विश्लेषण नहीं करेंगे, जो है उसका विश्लेषण आप नहीं करेंगे, तो आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाएंगे और अपनी एक मेंटालिटी बना लेंगे। तो आप द हिंदू के अंदर, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित न्यूज़पेपर है, आप उसके अंदर ये कभी देखना कि जो राइट विंग की गवर्नमेंट होती है, मैं सिर्फ भारत के अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यूएसए के अंदर भी कह रहा हूं, हाँ मैं फ्रांस के अंदर भी बोल रहा हूं, मैं जर्मनी के अंदर के लिए भी बोल रहा हूं। अगर आप पूरी दुनिया में इसे आप लगा करके देखेंगे कि जहां पर भी राइट विंग की गवर्नमेंट होंगी या नहीं भी होंगी, तो जो कम्युनिस्ट पेपर है, जैसे कि भारत का मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप भारत को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि भारत में है आपका 80% तैयारी भारत से ही होनी है, 20% आपको विदेशों से लेना पड़ेगा, जैसे मैं बताऊंगा कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन की कंपैरिजन करना पड़ेगा जो सेकंड पेपर में है, एक फोर्थ पेपर में भी हम बहुत सारी बातें देखेंगे, कुछ हम इकोनॉमिक्स में देखेंगे। तो ये 20% आप मान के चले कि 20% हमें इंडिया से बाहर देखना है, 80% इंडिया के अंदर देखना है, क्योंकि आप बनने हैं इंडियन सिविल सर्वेंट, ठीक है। तो आपको इंडिया की जो प्रॉब्लम है उन पर विचार करने के लिए आएगा और उसको ही आपको सॉल्व करना है। समझ गए आप? तो ये जो पूर्वाग्रह है इससे इतिहासकार ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति ग्रसित है। तो ये बनते हैं शिक्षण संस्थाओं के द्वारा, जाति, लिंग, वर्ग, देश, धर्म, इनके द्वारा। समझ गए आप? अब बात आती है कि ये तो हो गया, लेकिन इतिहास जब कोई व्यक्ति इतिहास लिख रहा है, कोई वाक्य लिख रहा है, कोई टिप्पणी कर रहा है किसी पर, तो फिर हम उसे समझें कैसे, फिर उसे कैसे तरीका से लेना चाहिए। अभी उदाहरण के लिए हाँ, द हिंदू के अंदर कॉलम आते हैं, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कॉलम आते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर कॉलम आते हैं, दैनिक जागरण के अंदर कॉलम आते हैं। आप उन्हें पढ़ें और फिर उस व्यक्ति का नाम भी पढ़ें, उस व्यक्ति का नाम पढ़ें और गूगल जाकर उसे करें, उसका हिस्ट्री बैकग्राउंड चेक करें एक बार।
फिर आपको पता चलेगा कि ये व्यक्ति किस तरीका के पूर्वाग्रह से ग्रसित है। वो कुछ भी हो, राइट हो, लेफ्ट हो, मिडल हो, कोई भी हो, ये सब मैं पढ़ाने वाला हूँ। राइट विंग, लेफ्ट विंग होते क्या, कि वास्तव में आज भी राइट विंग बचा है, ये लेफ्ट विंग बचा है। जो ये अवधारणा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकल करके आई है, क्या वास्तव में अभी भी ये, क्या आज भी, ये यूपीएससी पूछ सकती है, क्या आज भी प्रासंगिक है? आज भी क्या ये सब मान सकते हैं कि जो राइट विंग है वो राइट विंग है, जो लेफ्ट विंग है वो लेफ्ट विंग है? और नहीं है तो क्या वो एक शैडो बन गए हैं कि राइट विंग पूर्णतः राइट नहीं है, लेफ्ट विंग पूरा लेफ्ट नहीं है? क्या बीच की कॉकटेल बन गए हैं? इसके क्या नुकसान है, इसकी क्या हानियां हैं, ये हम देखेंगे सेकंड पेपर में। अभी आप यहां देखेंगे कि जो इतिहास है, इतिहासकार जो अपने आप को कहता है, तो हम उसका किस आधार पर विश्लेषण करें? तो जो वो वाक्य कहता है उसके आधार को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसका जो अर्थ है उसका आधार क्या है, जो भी उसने बोला है, यानी कि पॉइंट आपने लिखे। अब लिखेंगे आप कि टिप्पणी, इतिहासकार की टिप्पणी, अगर कोई करता है, अपने आप को इतिहासकार कहता है, तो उसकी टिप्पणी को किस प्रकार से लेना है, किस प्रकार से लेना है? पहला लिखेंगे आप आधार क्या है। पहला आप क्या सोचेंगे, आधार क्या है इसका? जो इसने बोला है उसका आधार क्या है, ये हम सबसे पहले देखेंगे, ठीक है? और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, इसे बहुत गौर से देखना है, क्योंकि इस पे पूरा का पूरा इतिहास टिका है। और इतिहास ही नहीं, जो और भी विषय हैं जिन्हें हम मानवीय के विषय, प्योर मानवीय के विषय कहते हैं। मानवीय विषय भी मैं दो तरीका से देखता हूं। एक वे है जहां पर संकल्पनाएं ज्यादा हैं। अब अगर संकल्पना ज्यादा होंगी तो वहां ये स्कोप नहीं बचता है, लेकिन जहां संकल्पनाएं कम है, इतिहास जैसा जो विषय है, ठीक है, वहां पर ये बातें आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है? हाँ, तो अर्थ यानी कि उसका जो आधार क्या है, और हम क्या करेंगे, आधार की जांच करेंगे। क्या करेंगे, आधार की यानी कि जांच करेंगे। जांच करेंगे कैसे करेंगे? तथ्यों के आधार पर करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है, तथ्यों के आधार पर करेंगे। देखेंगे कि वो पूर्वाग्रह तो नहीं है, उसे कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित तो वो नहीं है, अगर है तो फिर उसकी व्याख्या उसी तरीका से करेंगे। और ये जो व्याख्या जांच करेंगे, इसमें हम पाएंगे क्या वो सही है, यानी कि सही है, इसका मतलब पूर्णतः सही है, या वो गलत है, या वो अंशतः सही है, यानी कि अंशतः सही है, सही है, अंशतः सही है। क्या ये हम इस तरीका से हम निकालेंगे, या वो गलत है, या वो सही है, या वो अंशतः सही है? तथ्य और तर्क का सम्मिलन है इसके अंदर, नहीं है? क्या देखेंगे, और तर्क और तथ्य का सम्मिलन है या नहीं है, ये हम देखेंगे। ये सारी बातें हम जानकर, जब हम ये सारी बातें जान लेंगे, उसके बाद में हम पाएंगे कि भाई ये इतिहासकार जो है ये किस टाइप का इतिहासकार है। क्योंकि मैं आपको जो बता रहा हूं ये लोग जांच चुके हैं ये लोग जांच चुके हैं कि वो किस टाइप का आदमी है। फिर इसी आधार पर उन्होंने इनको अलग अलग भागों में बांट दिया है, अलग अलग भागों में बांट करके बताया है कि ये है समाजवादी इतिहासकार, ये हैं राष्ट्रवादी इतिहासकार, ये हैं मार्क्सवादी इतिहासकार। समझ गए? हाँ, और इस प्रकार से जो जिसकी ओर झुकाव रखता है वो उसी प्रकार का क्या है, इतिहासकार। अब आगे बात समझ में, क्या वास्तव में इतिहास भी क्या निरपेक्ष रह पाया? जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बार बार बताया कि यहाँ कुछ भी निरपेक्ष नहीं है, कहीं ना कहीं हर कोई सापेक्ष है, सापेक्ष है हर कोई। समझ गए? हाँ, तो हम ये सब जान करके हम डिसाइड करेंगे कि आखिर वो इतिहासकार है किस टाइप का, इतिहासकार किस प्रकार का है। ये सब के बाद में इतिहासकार ठीक है किस प्रकार का है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्या वो साम्राज्यवादी है, साम्राज्यवादी है, या वो राष्ट्रवादी है। तीसरा, क्या वो मार्क्सवादी है। ठीक है, या फिर और किसी प्रकार का है, ये हम देखेंगे अलग अलग, मैं आपको लिखा दूंगा ये कौन कौन से हैं। ठीक है,
तो इस आधार पर हम जांचने के बाद पता करेंगे कि ये इतिहासकार किस प्रकार का है। अब आप कहेंगे कि सर ये जो बता रहे हैं कि ये एग्जाम में आएगा, बिल्कुल आएगा। आप बिना इस समझ के वो आंसर कर ही नहीं सकते कि जो यूपीएससी आपसे पूछ रही है, क्योंकि यूपीएससी में देखो दो तरीका के लोग होते हैं, एक पास हो जाते हैं, एक फेल हो जाते हैं। अब जो पास हो जाते हैं और फेल हो जाते हैं उनको फिर हम उन्हीं दो कैटेगरी के अंदर रखते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो आप दो तरीका से आंसर लिख सकते हैं। एक वो जो एग्जामिनर ने पूछा है उसी के आधार पर, एक वो जो आपसे आता है। खाली तो आप भी कॉपी छोड़कर नहीं आएंगे। अगर आप जो एग्जामिनर ने आपसे पूछा है वह आप लिखते हैं तो आप सफल होने के चांस आपके बनते हैं। बिल्कुल ये है, अगर आपसे जो पूछा गया है आपने बिल्कुल वही जवाब आपने दिया है तो आपके सफल होने के चांस बढ़ जाएंगे। अगर आपसे जो पूछा है, आपसे जो पूछने वाला पूछते रहो लेकिन आपने लिखना वही है जो आपसे आता है, जो आप याद करके गए हैं या जो आपने सीखा है, अगर आप वो लिखते हैं तो फिर आपके सफल होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तुक्काबाजी हो जाएगी, लग गया तो तीर, नहीं तो फिर तुक्का, उस टाइप का हो जाएगा। अगर आप इतिहास के जो प्रश्न आते हैं, प्रश्न इतिहास के हों, पॉलिटी के हों या फिर समाज के हों, यानी कि जिसे हम बोलते हैं इंडियन सोसाइटी, किसी के भी प्रश्न हों, यूपीएससी के प्रश्न जो होते हैं उन्हें समझना भी अपने आप में एक चैलेंज है, अपने आप में एक चैलेंज है। आप देखेंगे कि अगर आपको प्रश्न ही समझ में नहीं आता है तो फिर आप करेंगे क्या, फिर आप करेंगे क्या, लिखेंगे क्या, आप मुझे बताइए, आप लिखेंगे क्या? मैं एक प्रश्न आपसे बोलता हूं, उसे सोचना आप। इस तरह के जो प्रश्न पूछे, जैसे नवीन भारत का निर्माण अतीत के प्रभुत आरेखों से नहीं, अतीत के प्रभुत आरेखों से नहीं बल्कि समकालीन पश्चिम के बारंबार अंतक्षेपण से हुआ है। अगर ये प्रश्न आपको आता है तो आप बताना आपको कितना समझ में आया, इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ क्या रहा है, समझ में आए तो मुझे बताना। ठीक है, एक प्रश्न और आप देखेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के पीछे न कोई मंशा थी और न कोई योजना। इससे आप क्या समझते हैं मुझे बताना। इसके बाद में एक तो देखो दो चैलेंज आते हैं, एक तो होते हैं टेलेंडर वर्ड्स, यानी कि जो क्वेश्चन दिया और उसके बाद में एक वर्ड जोड़ देगा, टिप्पणी करो, आलोचनात्मक परीक्षण करो, व्याख्या करो, क्या समझते हो, इस टाइप के जो वर्ड वो आपको जोड़ देगा। ये मैं सब कराने वाला हूँ, ठीक है, इस चैनल पे नहीं कराऊंगा, कहीं और कराऊंगा, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये सब वर्ड आपको बाद में जोड़ देगा। एक तो ये चैलेंज है कि हर एक में बदलना क्या है, क्या जो आता है वही लिखते हैं। जैसे कि आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने बोला कि मैंने तो जो आया मैं लिख आया और मेरी तो 50 रैंक आ गया। देखा यूट्यूब पे ऐसे लोग देखें तो इसका मतलब क्या है, लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। ये हर बार सही नहीं होने वाला, हो सकता है उसके लिए सही बैठ गया हो उस टाइम पे, तो उससे फॉलो नहीं करना। फॉलो वही करना है जो वर्ड अगर उन्होंने दिया है तो उसका पीछे का आंसर की जो फॉर्मेटिंग है, मतलब एक क्वेश्चन लेना है, मैं आपको कराऊंगा किसी और प्लेटफॉर्म पर कराऊंगा, प्रश्न एक लेना है और उसके बाद में टेलेंडर वर्ड्स चेंज करते जाना है और देखना कि फॉर्मेटिंग किस प्रकार से बदल जाएगी। समझ गए? अगर इसके 50-100 प्रश्न आपको प्रैक्टिस में करा दूं कि प्रश्न तो सेम है लेकिन टेलेंडर वर्ड्स जोड़ दिया बाद में अलग, और उससे किस प्रकार के जो आंसर है वो बदल जाते हैं, लेखन शैली किस प्रकार से बदल जाती है, अगर आपको ये दिखा दिया जाए, ये कोई 20-50 हजार रुपए लेकर के भी नहीं कराने वाला कि एक टेलेंडर वर्ड्स बदल जाने से आंसर किस तरीका से बदल जाएगा, ये हम कराएंगे, चिंता ना करें। ठीक है, हाँ तो हम देखेंगे कि ये जो मैंने आपको दो प्रश्न बताए हैं, टिप्पणी करें। इसमें आया है कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के पीछे न कोई मंशा थी और न ही कोई योजना थी, टिप्पणी करें। तो टिप्पणी करें से क्या है, व्याख्या करें होता है यहाँ पर, आलोचनात्मक विश्लेषण करें होता तो क्या होता है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना आप। हाँ, तो इस प्रकार का ये सब हम कराने वाले हैं। तो अब आपको इतना समझ में आ गया कि सर हाँ, जो आप पढ़ा रहे हैं ये वाली बातें हमें प्रश्न समझने में मदद करेंगी। बिल्कुल, क्या आंसर फॉर्मेटिंग में भी मदद करेंगी? हाँ करेंगी। ये अभी दिखाने वाला हूं आपको कि ये आंसर फॉर्मेटिंग में किस प्रकार से आपकी मदद करने वाली है। तो इससे पहले मैं आपको दिखाऊं, आप पहले लिखें ऐसा ही जो मैंने अभी आपको ये लिखवाया है, ये वाला, ये है वो इतिहासकार, इसमें आप पढ़ाएंगे मैं आपको इतिहास लेखन, यानी कि जिसे बोलते हैं हिस्टोग्राफी, इतिहास का ऐतिहासिक लेखन या ऐतिहासिक व्याख्या। इतिहास एक ऐसी जानकारी नहीं है जिसे अपरिवर्तित रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपा जाए, अपरिवर्तित रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करा जाए, सौंपा जाए। क्या हम इतिहास को ऐसा मानते हैं?
कि जैसा इतिहास आज है क्या आने वाली पीढ़ी भी क्या उसी प्रकार के इतिहास को पढ़ेंगी? ये है क्या? नहीं है। और अभी तक आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या है, अपरिवर्तित रूप। ठीक है। इतिहास लिखना, ऐतिहासिक परिस्थितियों की व्याख्या की जानी चाहिए और स्पष्टीकरण प्रमाणों के विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए। तर्क वितर्क से उपजे सामान्यकरण प्रदान किए जाने चाहिए। देखना ये वर्ड सामान्यकरण, ये वर्ड आप ध्यान रखना है, इनको बहुत महत्वपूर्ण है। ये सामान्यकरण का क्या है कि अगर आप ये कहते हैं कि सब एक्स टाइप के व्यक्ति चोर हैं, सब वाई टाइप के व्यक्ति ईमानदार हैं, इसका मतलब क्या है? हम सामान्यकरण कर रहे हैं उसका। समझ गए? तो क्या हम वास्तव में जो इतिहास लिखा गया है क्या उसकी व्याख्या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने भी इतिहास लिखा हो सकता है कि तर्कों के साथ में, तथ्यों के साथ में तोड़ मरोड़ की गई हो। ऐसा है संभव। क्यों? क्योंकि व्यक्ति क्या है? पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, इसलिए ऐसा हो सकता है। नवीन प्रमाणों के साथ या मौजूद प्रमाणों की नवीन व्याख्या या स्पष्टीकरण अतीत की एक नई समझ प्राप्त की जा सकती है। इसका अनुसरण करने के लिए उन तरीकों और शैलियों की प्रति संवेदनशील की आवश्यकता होती है। समझ गए ना? उन शैलियों की प्रति और उन तथ्यों के प्रति हमें संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है जिसमें उस समय के लोग जीवन यापन करते थे। समझ गए? उस समय के लोग जीवन यापन करते थे और अपने अतीत के बारे में सोचते थे। इतिहास लेखन के उपागम ज्ञान के रूप में इतिहास को समझने की भूमिका बन जाते हैं। और यही वो उपागम है जो मैं आपको भी बताया है कि इतिहास किस प्रकार से लिखा गया है। समझ गए? इतिहासकार अगर ब्रिटिश का है तो क्या करेगा? 90% बता रहा हूं आपको, सब नहीं है, उसके नाम भी मैं आपको बताने वाला हूं आगे। वो यहाँ के उपनिवेशवाद को बचाने का प्रयास करेगा। यानी कि वो आज के जो यहाँ पर उपनिवेशवाद किया था अंग्रेजों ने, उनको बचाने का प्रयास करेगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जो प्रश्न मैंने आपको अभी बताया, कोई योजना नहीं थी, कोई वो ऐसे सोच के नहीं आए थे कि हमें जाकर के भारत को गुलाम बनाना है, वहां के लोगों को गुलाम बनाना है, वहां जाकर के राज्य करना। नहीं, वो आए और उन्होंने देखा कि भारत के अंदर तो राज्य क्या है, राष्ट्र है ही नहीं, राष्ट्र की व्याख्या है ही नहीं, राष्ट्र का कंसेप्ट ही नहीं है। एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहा है और उनके जो खाली स्थान को हमने भर दिया, बात खत्म हुआ। हम थोड़ी ना आए थे ऐसा। ये लिखते हुए पाए जाएंगे ब्रिटिश सरकार के पक्षकार इतिहासकार, तो उन्हें आप कहेंगे कि ये उपनिवेशवादी हैं। उन्हें क्या बोलोगे? उपनिवेशवादी। और ऐसा मैं ये नहीं बोला कि सारे ब्रिटिश इतिहासकार इसी प्रकार से लिखते हैं, नहीं। और आप अभी सोच रहे होंगे कि सर इतिहास फिर इस तरीका से लिखा जाए या उस तरीका से लिखा जाए, फर्क क्या पड़ता है? लिखने तो जैसा भी लिख रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आप जबकि इतिहास को आज से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आप पढ़ना बेकार, आपका यूपीएससी तो पास ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतिहास भी आपकी जिंदगी में कोई काम करने वाला है नहीं। अगर आप समझ पाएंगे कि उस टाइम की ये लोग ऐसा लिख क्यों रहे हैं, ये क्यों नहीं कह देते, वो लोग तो चले गए ना। वो जो लोग थे जो जिन्होंने पूरी दुनिया को गुलाम बनाया, उपनिवेशवाद स्थापित किए, अत्याचार किए, शोषण किया, वो चले गए। और अब वो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है, चले गए। वो तो वो सब क्या थे? वो सब एट्रोसिटी करने वाले लोग थे, हम उनका पक्षकार नहीं करते। लेकिन ऐसा करते नहीं है। जलियांवाले बाग पर ब्रिटेन ने कभी माफी नहीं मांगी, उपनिवेशवाद बनाने के लिए ब्रिटेन ने कभी माफी नहीं मांगी। कारण क्या है? जो मैंने अभी आपको बताया है, नए उपनिवेश स्थापित करने हैं। और नए उपनिवेश कौन से हैं? जो टेक्नोलॉजी के द्वारा आ रहे हैं। समझ गए आप? फेसबुक, गूगल और भी बहुत सारे, ट्विटर, इनके द्वारा एक नए उपनिवेशवाद की स्थापना करनी है। और आज तुम्हें पता है अगर हम हार्ड पावर को पुश करते हैं तो हम पीछे रह जाएंगे। इसीलिए अपने आप को सोफिस्टिकेटेड दिखाने के लिए, अपने आप को सभ्य दिखाने के लिए, अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए ये ब्रिटिश इतिहासकार क्या करते हैं? साम्राज्यवाद का पक्ष लेते हैं और उसको डिफेंड करने के लिए नए नए तर्क देते हैं। और नई नई किताब, हजारों किताब लिखी जाती हैं। क्यों लिखी जाती है? ताकि हम ये बता सकें उस देश के बुद्धिजीवी वर्ग को कोई हम ऐसे नहीं थे, उनकी मंशा ये नहीं थी, आप हमें गलत ना लें। आज अगर हम आ रहे हैं तो हमारे लिए अपने बाजार खोल दें। समझ गए आप? हाँ, आप हमारे लिए अपने बाजार खोल दें, क्योंकि हम क्या हैं? विश्वास पात्र हैं। विश्वास हमने खोया नहीं, ये सिद्ध करना चाहते हैं। समझ गए आप? हाँ, अब हम देखेंगे कि 4 प्रकार के जो संप्रदाय मतलब है थॉट ऑफ स्कूल्स जिन्हें हम बोलते हैं। एक है औपनिवेशिक, एक है औपनिवेशिक जो मैंने आपको बताया, एक है राष्ट्रवादी जो मैंने अभी आपको बताया, एक है मार्क्सवादी और एक है आश्रित, अधीनस्थ या आश्रित, अधीनस्थ या
आश्रित, ठीक है। और आपको अधीनस्थ और उपाश्रित का मतलब समझ रहे होंगे, वो किसी न किसी के अधीन है। अधीन से यही है, वो कहते कुछ भी हो घुमा फिरा करके, हाँ, लेकिन है वो कहीं ना कहीं अधीनस्थ। हालांकि इतिहास लेखन के दो अन्य संप्रदाय भी हैं, एक है संप्रदायवादी और एक है कैम्ब्रिज, ये दो भी हैं, लेकिन ये अभी इतने मजबूत नहीं है कि, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़्यादा ही बायस्ड हैं, कहीं ना कहीं ज़्यादा ही बायस्ड है। लेकिन आने वाले समय में जब कहा है कि इतिहास को पुनः लिखा जाएगा, तो हो सकता है कि ये मेन स्ट्रीम में आ जाए। समझ गए आप। और फ्रेंड्स, अब हम यहां से देखेंगे उपनिवेशवाद उपागम क्या है, उपनिवेशवादी उपागम क्या है, और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी थॉट किस प्रकार से होनी चाहिए। जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ भी आप पढ़ें, तो एक बार ये देखना कि क्या ये प्योर तथ्य के आधार पर लिखा गया है। अगर प्योर तथ्य यानी कि संकल्पना, जिसे मैं बार बार बोलता हूं, जिसे मैं क्या बोलता हूं, संकल्पना, संकल्पना अगर है, ठीक है, तो इसका मतलब है वहां ज्यादा अपने आप की विचार की प्रस्तुति करने के हमें स्पेस नहीं मिलता। इंसान अपने विचारों को वहीं डालेगा जहां उसे स्पेस मिल जाएगा। समझ गए। अगर आप गुरुत्वाकर्षण बल को देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल अर्थ का एक बल है जो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है किसी भी वस्तु को। अगर आप ये, और वो अट्रैक्शन फोर्स आता कहां से है, अगर ये देखेंगे तो फिर आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि अर्थ के अंदर क्या है, एक कोर है, कोर के अंदर उबलता हुआ क्या है, मैग्मा है। यानी कि वहां पर आपको क्या है, एफ, यानी कि आपने पढ़ा होगा निफे, निकल और आयरन, यानी कि उस जब वो घूमेगा तो डायनोमा का जो सिद्धांत है आपको पता है, जब डायनोमा घूमता है तो क्या है, फेराडे का नियम, फेराडे क्या बोलता है कि वो फ्लक्स उत्पन्न कर देगा, और वो जो फ्लक्स है वही क्या है, ऊर्जा, जो पोल्स हैं उनकी ओर क्यों चले जाते हैं। तो ये कंसेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूं, लेकिन जो सबसे बड़ी जो बात है, संकल्पना जहां होती है वहां पर अपनी थॉट डालने के लिए जगह नहीं होती, और इसीलिए आप उन्हें पढ़ सकते हैं। लेकिन जहां एक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती है वहां आप पढ़ें। तब इस वाले बात को याद रखें कि वो कौन से थॉट ऑफ स्कूल से आता है। अगर वो किसी, इनमें से किसी, और भी बहुत सारे हैं, आप समझ लेना, वो बायस तो नहीं है किसी विचारधारा को लेकर। अगर वो बायस है तो उनका, जो मैंने बताया कि आपको किस आधार पर व्याख्या करनी है, और उस आधार पर आप व्याख्या करने के बाद में अपना एक माइंडसेट बनाना है। समझ गए आप। ये नहीं है कि समाजवादी को पढ़ करके आप, क्योंकि आपने देखा कौन है, मार्क्सवादी है। अरे भाई, मार्क्स ही क्या सही थे क्या? मार्क्स को नहीं मानने वाले लोग कितने हैं, बहुत है ना है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी बैलेंस थॉट बनानी है। सही तो सही है, मार्क्स ही सही है ये नहीं, साम्राज्यवादी की थॉट सही है ये भी सही नहीं, राष्ट्रवादियों की थॉट सही है ये भी सही नहीं। सही क्या है वो मैंने आपको बताया कि ये आधार है उन्हें देखने के, कि इस आधार पर आप परीक्षण करें और देखें कि ये सही है। क्लियर। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया एक तो कि हम कौन कौन सी यूनिट लेकर के चल रहे हैं, कितनी यूनिट, मैंने 13 यूनिट आपको बताया है। प्लस माइनस 2 आप कर लेंगे अपने आप से, हो सकता है कि 2 ज़्यादा हो जाए या 2 कम, क्योंकि वो एडजस्ट करना है, क्योंकि पूरा सिलेबस है तो वो उसी तरीक़ा से जब होता चलेगा तो हो सकता है कि यूनिट बढ़ जाए या फिर कम हो जाए। और एक मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया कि इतिहास क्यों पढ़ते हैं, इतिहास की जो आप पढ़ते हैं उसकी आज उपयोगिता क्या है। अगर आप वर्तमान से कनेक्ट नहीं कर पाते तो वो पढ़ना व्यर्थ है। और इतिहास को पढ़ने की जो समझ है वो थॉट ऑफ स्कूल्स से आती है। अगर कोई इतिहासकार है तो आप उसे किस तरीक़ा से विश्लेषण करेंगे आप, और विश्लेषण का अर्थ होता क्या है वास्तव में, तथ्यों के आधार पर और तर्क के आधार पर वो अंशतः सही है या गलत है या फिर पूर्णतः गलत है। ये बहुत सारी हम कैटेगरी बना सकते हैं। और उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि इतिहास जो है कोई निर्जीव नहीं है। इतिहास ऐसा मत लिखना कि वो इतिहास हो गया, नहीं, इतिहास लगातार चल रहा है। इतिहास की नई नई व्याख्याएं आती हैं, थॉट के प्रोसेस अलग अलग आते हैं, और उनके नए नए तथ्य जब मिलते हैं तो उनकी व्याख्याएं अलग अलग तरीका से हो जाती हैं। और यहाँ हमने देख लिया कि थॉट ऑफ स्कूल जो है वो लगभग 4 हैं। लेकिन अगर हम अभी जो मान लेते हैं तो कैम्ब्रिज और जो संप्रदायवादी जो विचारधारा है वो भी आती है, क्योंकि ये सारी आपको समझने में राष्ट्रीय आंदोलन जो वहाँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली, पूरी की पूरी जो ये कॉलोनियलिज्म है, समाज जिसे हम बोलते हैं साम्राज्यवाद, उससे पढ़ने में बहुत भूमिका निभाने वाली है। और इससे प्रश्न आया है, ये याद रखना, इससे प्रश्न आया है 2015 या 16 के ऊपर, 2016 में या 17 में इसमें प्रश्न आया था मेंस में। और वो प्रश्न शायद अफ्रीका से था कि क्या कारण है कि उनके जो पढ़े लिखे लोग भी हैं क्यों उसकी कभी आवाज़ नहीं उठा पाए, जो गुलामों का जो खरीद और फरोख्त हुई थी, ऐसा कुछ प्रश्न था। मैं आपको एग्जैक्ट प्रश्न बता दूंगा आने वाले समय में, लेकिन इनसे प्रश्न आते हैं।
और वास्तव में प्रश्न को समझना है तो ये संकल्पना आपको समझनी होंगी। इतिहास कोई भी हो लेकिन पढ़ना है तो संकल्पना आपको समझनी होंगी। तो एक बेसिक जो था मैंने आपको आज बताया, और आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे उपनिवेशवाद उपागम यानी कि स्कूल ऑफ थॉट जो है उपनिवेशवाद की क्या है, वो अलग अलग जो मुद्दे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय आंदोलन हो, और राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर बहुत सारे और भी मूवमेंट जितने भी रहे हों, चाहे वो खिलाफत आंदोलन हो, चाहे वो 1857 का विद्रोह हो, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, कोई भी हो, अलग अलग जितनी भी घटना थी उन्होंने इसे किस दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया, और भारतीय इतिहास जो है उसको किस तरीका से देखने का। और सिर्फ भारत के इतिहास को ही नहीं, मैं भारत के इतिहास को दिखाऊंगा, लेकिन पूरे वर्ल्ड का जो इतिहास है इन्होंने जो उपनिवेशवादी जो थॉट ऑफ स्कूल के अंदर जितने भी इतिहासकार आते हैं उन्होंने इसे किस प्रकार का रंग देने का प्रयास किया है और उसका प्रभाव क्या है, और ये दिया क्यों है, ये मैंने आपको उसका एक पक्ष बता दिया है। ये ऐसा लिखते क्यों हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, एक सॉफ्ट पावर को पुश करना है, बस और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर असलियत इनका जान गए तो इनकी भत पिट जाएगी, क्योंकि इन्होंने तो सुपीरियरिटी का एक लिए रखा है कि हम सुपीरियर है, हम इंटेलिजेंट है, हमारे पास ये है, हमारे पास तो सारे नोबेल प्राइज तो हमें ही मिलते हैं, हम इंटेलेक्चुअल है ना, हाँ, व्हाइट बर्डन थ्योरी, इस टाइप की जो विचारधारा लेकर के ये लोग चले थे। लेकिन आज का जो मॉडर्न युग है इसमें ये सारी फेल होती नजर आ रही हैं, और हम अलग अलग बुक्स का रेफरेंस लेकर के मैं आपको बताऊंगा, आपकी पूरी दिमाग को खोल देने वाले मेंस का एक एक प्रश्न आपको समझ में आएगा। जैसे अभी 2 प्रश्न मैंने आपको दिखाए थे, ऐसे और भी सारे प्रश्न मैं आपको दिखाऊंगा और साथ साथ लिखवाते हुए चलेंगे, ताकि आपकी एक मेंटलिटी बन जाए कि ऐसे प्रश्न आते हैं उन्हें समझना कैसे है, क्योंकि इस प्रश्न को समझना अपने आप में एक चैलेंज है। अगर आप प्रश्न ही नहीं समझ पाएंगे तो आंसर कैसे लिखेंगे सही डायरेक्शन में। अगर आप आंसर नहीं लिखेंगे तो 10 या 12 नंबर के प्रश्न पर आपको 2-3 प्रश्न नंबर मिलेंगे, उसका होगा कुछ नहीं। हाथ आया पर मुंह नहीं लगा, वो वाली बात हो जाएगी, और वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि अगर 10 नंबर का प्रश्न है तो 5 से 6 नंबर की मार्किंग आपकी होनी चाहिए, 6 नंबर की मार्किंग आपकी होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। ऊपर से 8 हो जाओ 9 हो जाओ वो एक अलग है, लेकिन कम से कम 6 नंबर की मार्किंग आपकी होनी चाहिए। और वो 6 नंबर की मार्किंग कहां से शुरुआत होगी, पहले प्रश्न को तो समझो, आंसर कैसे लिखना है इसके लिए एक अलग ही है, वो मैं अलग कर रहा हूं, सब कुछ अलग करने वाला हूं, एकदम चिंता ना करें। आने वाले 1-1.5 साल में एक अलग तरीका की हवा बहने वाली है, आप देखना, यूपीएससी के लिए तो ठीक है। और ये जितने भी जो कुकर मुत्ते की तरह उपज आए हैं लोग, ठीक है, चिल्ला चिल्ला करके जो प्रचार कर रहे हैं, उनकी दुकान कितने झटके लगने वाले हैं ये आप देखेंगे इसे आने वाले समय में। लेकिन आज जो है आपने क्या क्या देखा जो मैंने आपको बताया, और हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे उपनिवेशवाद, और यहाँ से शुरू करेंगे और सारे थॉट ऑफ स्कूल पढ़ते हुए फिर हम अपनी जो पहली यूनिट है उसे प्रारंभ कर देंगे, भारत में किस प्रकार से यूरोपियों का आगमन होता है। और ये समझने के बाद में जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, जो प्रश्न मैं आपको लिखाऊंगा, एकदम क्लियर आपको समझ में आने प्रारंभ हो जाएंगे। अगर मैं अभी से शुरू कर देता भारत में यूरोपियों का आगमन, या फिर मैं शुरू कर देता देखो 2 जगह है, हम कहाँ कहाँ से शुरू कर सकते हैं आधुनिक भारत के इतिहास को। एक तो हम मुगलों का जहाँ पतन होता है वहां से शुरू कर सकते हैं कि मुगलों का पतन किस प्रकार से हुआ, ठीक है, और उसके बाद में यूरोपियों का आगमन दिखा देते। या फिर एक तरीका यह है कि हम थोड़ा सा रिफरेंस मुगलों के पतन का लें और वहां से शुरू कर देते हैं फिर मॉडर्न हिस्ट्री। तो मैंने ये सोचा है कि जब मैं मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो जो मुगल है वहां जब पढ़ा दूंगा, नहीं तो वो फिर क्या है कि बीच में फंस जाएगा कि 2-2 बार वो हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा जो मुगल का लेकर के रिफरेंस, और बाद में हम शुरू कर देंगे इसे ही, थोड़ा सा रिफरेंस लूंगा और फिर हम शुरू कर देंगे यूरोपियों का आगमन किस प्रकार से भारत में हुआ है, और वहां से लेते हुए फिर पूरे इतिहास को करते हुए चले जाएंगे इस तरीका से, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक समझ आपको बनी होगी, मेरा ऐसा विश्वास है। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं इस लेक्चर को लंबा कर सकता हूं, लेकिन गर्मी की वजह से मैं इसे यहीं पर रोक रहा हूं। नहीं तो मैं सोच रहा था आज कि कम से कम ये जो थॉट ऑफ स्कूल तो सारे करा ही दूंगा, लेकिन कोई नहीं, देर आई दुरुस्त आई, थोड़ा धीमा ही सही, लेकिन समझ में आना चाहिए। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो बात आप तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।